नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर में अगस्त क्रांति दिन के उपलक्ष्य में विदर्भवादियों का ठिया आंदोलन। विदर्भवादी नेताओं ने भरी पृथक विदर्भ की हुंकार। गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हत्या का मामला आया सामने। अभद्र व्यवहार के चलते हुई हत्या। और नागपुर महानगर पालिका के सुपर 75 विद्यार्थियों का हुआ सत्कार। महापौर ने दी शुभकामनाएं। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार 9 अगस्त क्रांति दिन के उपलक्ष्य में पृथक विदर्भ राज्य की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन ठिया आंदोलन किया गया। इस दौरान विदर्भवादी नेताओं ने बिजली बिल, पेट्रोल और डीजल का भी मुद्दा उठाया। वेगळा विदर्भ कोरोना काळातील जनतेचं वीज बिल सरकारने ग्रामीण महोदय हमारे युवा विदर्भाची शासन अरुण केदार। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति द्वारा 9 अगस्त को क्रांति दिन के उपलक्ष्य में विदर्भवादी नेताओं ने ठिया आंदोलन शुरू किया। पृथक विदर्भ की मांग को लेकर वही कोरोना के समय आए बिजली बिल को सरकार द्वारा माफ किया जाए व पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जैसे मुद्दे को उठाया गया। गौरतलब है कि स्वतंत्र विदर्भ राज्य की मांग के चलते विदर्भवादी आंदोलन करते रहते हैं और अगस्त क्रांति दिन पर भी पृथक विदर्भ राज्य में प्रमुख मुद्दा रहा। शहीद चौक पर हुए ठिया आंदोलन के पहले विदर्भवादी नेताओं ने विदर्भ चंडिका की पूजा करते हुए ठिया आंदोलन की शुरुआत की, जबकि पृथक विदर्भ के राज्य के लिए विदर्भवादियों ने जमकर नारेबाजी भी की। निर्मितीची प्रक्रिया घटनेच्या कलम 3 प्रमाणे हा केंद्राने निर्णय करायचा, संसदेने पास करायचा, राष्ट्रपतीला सहीकडे पाठवायचा, राष्ट्रपतींनी राज्याचे व्ह्यूज जाणून घ्यायचे आणि निर्णय करायचा। राज्य सरकारचा राज्य निर्मितीच्या प्रक्रियेशी काहीही संबंध नाही। दुसरा महत्त्वाचा भाग, महाराष्ट्रात आम्ही राहिलो 61 वर्ष। महाराष्ट्र सरकारवर कर्ज आहे 5,21,000 कोटी, जे देशातलं नंबर 1चं कर्जबाजारी राज्य आहे। दुसरं, महाराष्ट्राचं उत्पन्न आहे 3,47,000 कोटी, वर्षाच्या खर्चाला लागतात 3,56,000 कोटी, 9,511 कोटी डेफिसिट आहे। आम्ही 100 वर्ष राहिलो तरी आमचं विदर्भाचं बरं होणे नाही। आमचा 75,000 कोटीचा अनुशेष भरून निघू शकत नाही, 2,47,000 नोकऱ्यांचा अनुशेष भरून निघू शकत नाही। सरकारकडे पैसे नाही म्हणून 2 लाख पद रिक्त आहे, भरू शकत नाही। विदर्भात आणि राज्यात 45 लाख 31 मार्चपर्यंत बेरोजगार होते। कोरोनामुळे 21 लाख बेरोजगार झाले, 66 लाख बेरोजगार आहे। राज्यामध्ये 8 वर्षापासून अनुकंपा तत्वाची, 7 वर्षापासून वर्ग 3, वर्ग 4ची आणि 4 मे 2020 पासून सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण आणि अन्न व औषधी प्रशासन सोडता सगळ्या खात्याच्या नोकऱ्या भरती बंद आहे। म्हणून आमचं एकच म्हणणं आहे, या सगळ्या प्रश्नाचं एकमेव उत्तर विदर्भाचं स्वतंत्र राज्य हेच आहे। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से आज 9 अगस्त क्रांति दिवस, आज से पृथक विदर्भ राज्य के लिए ये आंदोलन शुरू होने जा रहा है। ये ठिया आंदोलन यहाँ पे हो रहा है। पूरे विदर्भ से हजारों विदर्भवादी यहाँ पर आए हुए। ये विदर्भ स्तरीय ठिया आंदोलन है। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार ने पृथक विदर्भ राज्य की निर्मिति त्वरित करना चाहिए। दूसरी हमारी मांग है कि बिजली बिल जो है वो कोरोना काल के सारे बिजली बिल महाराष्ट्र सरकार ने भरने चाहिए। उसके बाद में जो भी पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, डीजल के दाम बहुत बढ़े हुए हैं, ये केंद्र सरकार ने ये दाम कम करने चाहिए। ऐसी 3 मांगों को लेकर आज यहाँ पे ठिया आंदोलन होने जा रहा है। अब आज से आर पार की लड़ाई विदर्भ की जारी हुई है। अभी तक हमने बहुत निवेदन दिए, आंदोलन हुए, मोर्चे निकाले, सब कुछ हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक
इसका निर्णय नहीं लिया है। इसलिए हम केंद्र सरकार को, भाजपा के सरकार को इशारा देना चाहते हैं कि आपने विदर्भ के जनता से वादा किया था कि पृथक राज्य आज देने वाले थे, लेकिन आपने पृथक राज्य अभी तक दिया नहीं है। ये जनता पे बहुत बड़ा अन्याय किया है। इसलिए आप त्वरित विदर्भ राज्य के पृथक विदर्भ राज्य का निर्माण करो, अन्यथा ये विदर्भ से आपको जाना पड़ेगा। जैसा महात्मा गांधी ने चले जाओ बोला था और ब्रिटिश साम्राज्य पूरा सत्ता उनकी चली गई थी, हमें आज़ादी मिली थी। उसी ढंग से आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इशारा देने वाले कि भाजपा सरकार हमें विदर्भ दे दो, अन्यथा विदर्भ से चलते बनो, चले जाओ। इस प्रकार का आंदोलन यहाँ पे आज से शुरू हो गया है। ये बेमुदत आंदोलन चलने वाला है और जो भी आज कल परसों जो भी आंदोलन चलेगा, यहाँ पे रोज डिसीजन होगा, वो डिसीजन सब जो भी है ठहराव करके वो आपके सामने में पेश किया जाएगा। जो भी आंदोलन है वो जनता को बताएंगे और आज से आर पार की लड़ाई की शुभारंभ हुआ है। जब तक पृथक विदर्भ राज्य नहीं होगा हम यहाँ से हटेंगे नहीं, हम यहाँ पे ये आंदोलन चलते रहेगा। नागपुर के गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक हत्या की वारदात सामने आई है, जिसमें गैरेज में कार्य करने वाले कर्मचारी ने अपने ही साथी को सोते समय हथौड़ी से सिर फोड़कर मौत के घाट उतार दिया। रविवार की सुबह हत्या की 2 वारदात से नागपुर शहर दहल उठा, जहां एक हत्या यशोधरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हुई तो दूसरी हत्या की घटना गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन के तहत सामने आई। गिट्टी खदान में हुई हत्या की घटना दाभा परिसर में आशीष दुर्गे मोटर गैरेज की बताई जा रही है, जिसमें मृतक राजू नंदेश्वर की उसके ही मित्र देवांश वाघुड़े ने उस समय मौत के घाट उतारा जब वो सो रहा था। आरोपी देवांश मूलतः वर्धा जिले का रहवासी बताया जा रहा है, जबकि घटना की मुख्य वजह मृतक राजू के अभद्र बर्ताव को बताया जा रहा है, जो आरोपी के साथ हमेशा करता था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक राजू ने शनिवार को फिर आरोपी देवांश के साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया, जिसके कारण दोनों में विवाद बढ़ गया था। इस कारण देवांश बौखलाया था, जहां सोते समय राजू पर हथौड़ी से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। दोनों के कमरे में हुई वारदात के बाद पहले तो आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, जिसके बाद जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तब देवांश ने हत्या की बात कबूली। पोलीस स्टेशन गिट्टी खदान नदीमध्ये दाभा परिसरात काल एक खुनाची घटना घडलेली आहे। यामध्ये मृतक राजू नागेश्वर तसेच आरोपी देवांश वाघाडे हे यातील फिर्यादी आशिष दुर्गे याच्या गॅरेजमध्ये एकत्र राहत होते। यातील मृतकाला रात्रीच्या दरम्यान डोक्यावर काही अवजड वस्तूने मारहाण करून त्याचा खून करून त्याचे प्रेत एक त्या दाभा ते गणेशनगर या रोडच्या बाजूला झोपात फेकलेले आढळून आले। तपासामध्ये यातील आरोपी देवांश वाघाडे याने सदरचा खून केल्याची कबुली दिलेली आहे आणि मृतक हा त्याच्याशी अश्लील वर्तन करण्याचा प्रयत्न करायचा आणि त्याला चिडवायचा याचा राग मना आल्याने त्याने तो झोपेत असताना त्याच्या डोक्यावर अवजड वस्तूने मारहाण करून त्याचा खून केल्याचे कबूल केले आहे। नागपुर महानगर पालिका द्वारा सुपर 75 में चुने गए विद्यार्थियों का सत्कार सोमवार को महापौर दयाशंकर तिवारी द्वारा किया गया। महापौर दयाशंकर तिवारी की कल्पना से सुपर 75 की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए की गई है, जिनका पूरा शिक्षा का खर्च नागपुर महानगर पालिका द्वारा उठाया जाएगा, जिनमें से 25 विद्यार्थी JEE तो 25 विद्यार्थी नेट सेट तो 25 विद्यार्थियों को NDA के प्रशिक्षण के लिए चुना गया है, जबकि सबका चुनाव 850 विद्यार्थियों में से किया गया है, जो टॉप 75 है, जिनका सत्कार समारोह मनपा के टाउन हॉल में किया गया। आझादीची 75वी वर्षगाठ म्हणून नागपूर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून सुपर 75 योजना ही साकार करण्यात आलेली आहे। 9 जानेवारीला मी अशा प्रकारचा संकल्प घोषित केला होता, तेव्हा अनेक प्रश्न उभे झाले होते की हे कशी काय साकार होणार आहे आणि कोण या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणार आहात। पण मी सांगितलं होता कि संकल्प में अगर शुद्धता हो तो अपने आप प्रकृति आपका साथ देती है। 17 जानेवारीला ट्यूशन ओनर असोसिएशनचे लोक ट्यूशन सुरू करण्यासाठी माझ्या ऑफिसला भेटायला आले। मी त्यांच्यासमोर हा सामाजिक प्रकल्प ठेवला आणि नुकत्याच 10 दिवसाच्या आतमध्ये हा प्रकल्प साकार करण्यासाठी
त्या ट्युशन क्लास ओनर असोसिएशनने आपली संमती दिली. 2 दिवसात आम्ही बैठक घेतली आणि बैठक घेतल्यानंतर त्याचा प्रारूप कसा असायला पाहिजे हे आम्ही निर्धार केला. महानगरपालिकेचे 8व्या वर्गाचे 850 विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेऊन त्याच्यातनं 75 विद्यार्थीचं सिलेक्शन करायचं आणि त्या 75 विद्यार्थ्यांना त्यांचे IQ प्रमाणे त्यांच्या क्षमतेप्रमाणे 25 विद्यार्थ्यांना IITमध्ये कशा प्रवेश मिळू शकतो या दृष्टीने शिक्षित करायचं, 25 विद्यार्थ्यांना PMTच्या दृष्टीने नीटच्या दृष्टीने शिक्षण करायचं आणि 25 विद्यार्थ्यांना या देशाच्या सेवेसाठी NDAसाठी प्रशिक्षित करायचं असा मानस ठेवून आम्ही या डिझाईन केला. 28 फेब्रुवारीला आम्ही मुलांची परीक्षा घेणार होतो, पण कोविड आल्यामुळे आम्ही ते करू शकलो नाही. अनायासिक सेशन निघून गेला आणि आम्ही लागोपाठ संपर्कात होतो. संपर्कमधनं हे ट्युशन ओनर असोसिएशनचे आदरणीय बोंद्रेजी, आदरणीय गणवीरजी आणि त्यांची टीम वारंवार पाठलाग करत होते की केव्हापासून सुरू करायचा. जुलैमध्ये कोरोनाची लाट कमी झाल्यानंतर आम्ही ऑनलाईन ही परीक्षा घेतली. 12 ते 15 जुलैपर्यंत आम्ही परीक्षा घेतली. ती चाचणी परीक्षात एप्टिट्यूड परीक्षेमध्ये आमचे 75 विद्यार्थ्यांचं सिलेक्शन झाला आणि नेमक्या कोणत्या दिवसापासून हे सुरू करायचं असं डोक्यात होता. तो आझादीची 75वी वर्षगाठची सुरुवात ऑगस्ट क्रांती दिनापासून आपण सुरू करू असं डोक्यात ठेवून ही आझादी 75वीची कार्यक्रमाची सुरुवात महानगरपालिकेने हा सामाजिक उपक्रम घेऊन सुरुवात केलेली आहे. आज महानगरपालिकेचे 75 विद्यार्थी, कोविड असल्यामुळे इथे फक्त 30 विद्यार्थ्यांना बोलावला, बाकी विद्यार्थी ऑनलाईन याच्यात जॉईन झाले. सगळ्यांचा आम्ही सत्कार केला. आजपासून आम्ही हे सुरू करत आहोत. जे ट्युशन ओनर असोसिएशनचे गणवीरजी आहे ते आत्ताच इथूनच व्हर्च्युअली ही क्लास कशी चालणार आहे, याच्यात लिंकमध्ये कसा जॉईन व्हायचा आणि शिक्षणासाठी आपण काय काय तयारी करायला पाहिजे नेमका हे सर्व जानकारी आजपासून देणार आहे आणि आजपासूनच या सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याची सुरुवात आम्ही सुरू करत आहोत. या प्रकल्पाला ट्युशन ओनर असोसिएशनचे समस्त पदाधिकाऱ्यांनी आम्हाला साथ दिली, म्हणूनच हा प्रसंग साकार करण्यात आला. म्हणून नागपुर जिले में कोरोना मरीजों की संख्या कम होने के बाद भी प्रशासन द्वारा व्यापारियों को राहत नहीं दी जा रही थी. विविध संगठनों के विरोध और कोर्ट में जाने की चेतावनी के बाद प्रशासन ने राहत प्रदान की है, जिसके तहत अब होटल, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट और बार को रात 10 बजे तक शुरू रखने की अनुमति दे दी है. यह आदेश सोमवार से लागू हो गया. रविवार की देर रात मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब होटल, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट और बार रात 10 बजे तक शुरू रह सकेंगे, जबकि होम डिलीवरी रात 11 बजे तक की जा सकेगी. यह आदेश सप्ताह के सभी दिनों के लिए लागू रहेगा. प्रशासन द्वारा रविवार की भी पाबंदी हटा दी गई है. वहीं पुराने नियम की तरह ही दुकानें, मॉल्स रात 8 बजे तक खुले रहेंगे. इस नए आदेश से होटल व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों ने राहत की सांस ली है. उल्लेखनीय है कि होटल व्यवसायियों ने रात 10 बजे तक की अनुमति के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया था. रात की मिली राहत के बाद एक बार फिर व्यवसाय पटरी पर आ सकेगा. इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों को पुराने नियम के अनुसार ही बंद रखा गया है. नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विन प्रकाश मांडिया, प्रेसिडेंट नाग विद्युत चैम्बर ऑफ कॉमर्स नागपुर से. दोस्तों, ये वीडियो मैं आज देर रात 8 अगस्त 2021 को जारी कर रहा हूं. जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी तकरीबन 11:15 बजे 8 अगस्त को 11:15 बजे हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर माननीय राधाकृष्णन बी जी का एक ऑर्डर आया. सर्वप्रथम मैं हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं. साथ ही साथ मैं हमारे पालक मंत्री श्री नितिन राउत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं. उन्हीं के साथ हमारे माननीय महापौर श्री दयाशंकर जी तिवारी, मैं इनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने हमारी बातें मानी और व्यापार करने की हमको मोहलत और सुविधा प्रदान करी. दोस्तों, आज के ऑर्डर जो आया है अभी रात को, ये 9 अगस्त यानी कल सोमवार से लागू रहेगा. इस ऑर्डर के मुताबिक सभी प्रकार की दुकानें, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल दुकानें, मॉल के अंदर की, ये सारी की सारी दुकानें रात को 8 बजे तक चालू रहेंगी. ड्रामा थिएटर, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्सेस ये बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट 50% कैपेसिटी के साथ रात को 10 बजे तक चालू रहेंगे. साथ ही साथ 11 बजे तक वो होम डिलीवरी, टेक अवे, ये सब सुविधा दे सकेंगे. पब्लिक प्लेसेस, गैदरिंग, ओपन ग्राउंड, वॉकिंग, एक्सरसाइज ये रेगुलर के लिए चालू रहेंगे. प्राइवेट ऑफिसेज और सरकारी ऑफिस 100% क्षमता के साथ रेगुलर चालू रहेंगे. गैदरिंग, सोशल, कल्चर और पॉलिटिकल एंटरटेनमेंट ये 50 लोगों के लिए मैक्सिमम 3 घंटे में करना है और इसका समय 8 बजे तक रहेगा. इसी प्रकार मैरिजेस भी 50 लोगों के लिए 8 बजे तक 3 घंटे के अंदर, शाम को 8 बजे तक करना है 3 घंटे के अंदर जो भी है.
फ्यूनरल में मैक्सिमम 20 लोग के लिए कहा गया। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और इंडस्ट्रीज रेगुलर रहेगी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं रहेगी। जिम, सलून, स्पा, वेलनेस सेंटर, ब्यूटी पार्लर, ये सब रात 8 बजे तक चालू रहेंगे विदाउट एसी। इनको एयर कंडीशन चालू करने की मनाही रहेगी। स्कूल, कॉलेजेस और अदर इंस्टीट्यूट क्लोज रहेंगे। इसके लिए राज्य सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट से सेपरेट ऑर्डर आएगा, उसके मुताबिक जो भी रहेगा वो चालू रहेगा। कोचिंग क्लासेस को 50% क्षमता के साथ 8 बजे तक चालू रखने की, शाम को 8 बजे तक चालू रखने के लिए कहा गया है। ये तकरीबन पिछले पूरे पैंडेमिक से ये लोग बंद थे, कोचिंग क्लासेस वाले, इनको काफ़ी राहत मिलेंगी। धार्मिक स्थान अभी बंद रहेंगे। और दोस्तों, मैं आप सबसे भी एक बात कहना चाहता हूँ, अभी जिस प्रकार से कल नागपुर शहर में 7 तारीख को एक भी केस नहीं था, 0 था, तो काफ़ी मैसेजेस, काफ़ी फ़ोन आए। भाई की हत्या का बदला लेने के लिए एक युवक ने साथियों की मदद से मोमिनपुरा के गुंडे इब्राहिम खान उर्फ छोटे नबी की हत्या कर उसके शव को कन्हा नदी में फेंक दिया। 2 दिन बाद इस वारदात का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गोली चलाने की घटना की आखिर वजह क्या थी, इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस घटना में भागते हुए आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। घटना मोमिनपुरा के समीप गीतांजलि टॉकी चौक की बताई जा रही है, जिसमें 5 आपराधिक अज्ञात हमलावरों ने सुबह 5 बजे मौसिम नामक व्यक्ति पर आत्मघाती हमला कर दिया, जिसमें 2 गोली चलाई गई, जिसमें से एक गोली मौसिम के जांघ में लगने की जानकारी बताई जा रही है। सभी आरोपी 2 राउंड फायर कर भाग निकले, जबकि घायल मौसिम को मेयो अस्पताल में भर्ती किए जाने की जानकारी बताई जा रही है। आपसी दुश्मनी के कारण ये हमला किए जाने का कयास भी लगाया जा रहा है, जबकि इस मामले में घायल मौसिम आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़ा होने की जानकारी पुलिस विभाग द्वारा दी जा रही है, जबकि इस पूरे हमले की जांच तहसील पुलिस कर रहा है। तो वक्त तो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए, जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर महानगर पालिका के तहत आने वाले महाराज बाग बस स्टॉप वाटर ATM का लोकार्पण मनपा परिवहन समिति के सभापति बंटी कुकड़े द्वारा किया गया। गौरतलब है कि शहर के महाराज बाग बस स्टॉप से बड़ी संख्या में बस यात्री अक्सर सफर करते हैं, जिसे देखते हुए नागपुर महानगर पालिका के जल प्रदाय विभाग और परिवहन समिति द्वारा इस वाटर ATM की शुरुआत की गई है, जिसका लोकार्पण रविवार को किया गया। इस दौरान जल प्रदाय समिति सभापति बंटी कुकड़े ने बताया कि बस स्टॉप पर पीने के पानी के निराकरण के लिए कदम उठाया गया है, जिसका किसी तरह का आर्थिक बोझ मनपा पर नहीं होगा, जबकि इस वाटर ATM देखरेख की पूरी जिम्मेदारी वाटर हेल्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है, जहां यात्री काफी कम दरों में RO का पानी पी सकते हैं, जबकि सभी यात्रियों और बस चालक कंडक्टर ने इस वाटर ATM का लाभ लेना चाहिए, ऐसा आह्वान परिवहन सभापति बंटी कुकड़े ने दिया। ज़्यादा बसेस आती है और ज़्यादा प्रवासी रहती है, उनको पीने की पानी की समस्या थी। महानगर पालिका के जल प्रदाय विभाग के माध्यम से हमने यह निवेदन किया था कि यहाँ के जितने भी पैसेंजर्स है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, जो बस से रिलेटेड लोग हैं, उनको पानी पीने में जो तकलीफ होती है वो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ड्राई वाटर के माध्यम से यहाँ पर हमने ATM लगाया है, इसके जो है सचिन सर है वो भी यहाँ पर उपस्थित है। आज वो ATM का वाटर ATM का हमने विधिवत उद्घाटन किया है, जहाँ 30 रुपये की पानी की बिस्लरी की बोतल मिलती है, वही शुद्ध पानी, वही RO का पानी 5 रुपये में 1 लीटर लोगों को मिलेगा। ये जनता के लिए
यहाँ के सभी लोगों के लिए हम परिवहन समिति ने ये वाटर एटीएम लोगों को समर्पित किया है। बेलाहरी पोद्दार स्कूल के पीछे शनिवार को एक हिरण शावक जख्मी हालत में भटकता दिखाई दिया। उसे एक जगह बैठे देखकर स्थानीय युवक राम शर्मा ने पकड़कर प्राथमिक उपचार किया। इसके साथ ही वन विभाग के सेमिनरी हिल स्थित ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर की टीम को सूचित किया गया। वन कर्मियों के घटनास्थल पहुंचने पर शावक को सौंप दिया। इसके बाद से शावक का ट्रांजिट सेंटर में उपचार चल रहा है। लेकिन रविवार की शाम को एक मादा हिरण बेलाहरी के उसी परिसर में भटकती दिखाई दी। स्थानीय लोग के अनुसार मादा हिरण जिस स्थान पर जख्मी शावक बैठा था उस आसपास ही वह भटकती जमीन को सूंघते हुए देखी गई। इसके चलते शनिवार को भटककर आए शावक के ही होने का अनुमान लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग घटनास्थल पर मादा शावक पहुंचने के दौरान ही शावक छोड़े जाने की मांग की है। कोरोना काल में जिले के ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 10 स्वतंत्र एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है। पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार के हाथों संबंधित केंद्रों को सुपुर्द किया गया। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे, विषय समिति सभापति तापेश्वर वैद्य, भारती पाटिल, उज्ज्वला बोढ़ारे आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर केदार ने कहा कि ग्रामीण भागों में स्वास्थ्य सेवा को सक्षम करने के लिए प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में जिला परिषद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 56 एम्बुलेंस काम कर रहे हैं, जिसमें और 10 उपलब्ध कराए हैं। हिंगना, कलमेश्वर, पारशिवनी, रामटेक, सावनेर, मौदा, नागपुर पंचायत समिति सभापतियों को एम्बुलेंस सुपुर्द किए गए। उल्लेखनीय है कि कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर प्रशासन द्वारा सभी स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इन्हीं तैयारियों के मद्देनजर ग्रामीण भागों में सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दूसरी लहर के दौरान ग्रामीण भागों के मरीजों को एम्बुलेंस के लिए दर दर भटकना पड़ा था। कई मरीजों की मौत समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने की वजह से भी हो गई थी। एम्बुलेंस मिल जाने से मरीज को समय पर अस्पताल तक पहुंचाया जा सकता है। इससे कोरोना मरीजों की मृत्यु के आंकड़े को भी कम किया जा सकता है। सर्वप्रथम मी नागपूर जिल्हा परिषदेचे सगळे सन्मान्य पदाधिकारी, सगळे जिल्हा परिषद सन्मान्य सदस्य, त्यांना मदत करणारे पंचायत समितीचे सभापती, उपसभापती यांचं मनापासून त्या ठिकाणी आभार। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागाचे त्या ठिकाणी असलेलं त्यांच्या व्यवस्थेचं, त्यांचं आरोग्याचं काळजी घेण्यासाठी नागपूर जिल्हा परिषदेने अत्यंत महत्त्वाची भूमिका वठवली। सगळे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आणि त्यांचे ANM सेंटर हे सुसज्ज केले। ॲम्ब्युलन्सची त्या ठिकाणी तुटवडा जात होता। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, वर्तमानपत्रामधून बरेचदा लिहून येत होतं। त्याचीसुद्धा पूर्तता मोठ्या प्रमाणात करते आहे। मग जवळजवळ नवीन ॲम्ब्युलन्स ह्या वर्षामध्ये कोरोनाच्या काळामध्ये जवळजवळ 35 नवीन ॲम्ब्युलन्स नागपूर जिल्हा परिषदेने आपल्या वेगवेगळ्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरला मिळवून दिलेलं आहे। त्याबद्दल त्यांचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं आज शब्द कमी पडतील एवढं सांगतो। आणि नागपूर जिल्हा परिषदची सगळे पदाधिकारी, सगळे सन्मान्य सदस्य ग्रामीण भागाच्या जनतेच्या, गोरगरीब जनतेच्या आरोग्याची विशेष काळजी घेते, त्याबद्दल समाधान व्यक्त करतो। आणि असंच कृती त्या लोकांच्या प्रती शासकीय योजनेत ते नेहमी करत राहतील अशा प्रकारचा त्या ठिकाणी त्यांच्याप्रती विश्वाससुद्धा प्रकट करतो। जिल्हा परिषद CSR फंडामधून म्हणजेच खनिजमधून बाधित PSCंना जे बाधित क्षेत्र आहे तिथे आपण 11 ॲम्ब्युलन्सचा लोकार्पण सोहळा माननीय मंत्री महोदय केदार साहेबांच्या हस्ते पूर्ण केलेला आहे। यामध्ये आपल्या सर्वांना आणि माझ्या ग्रामीण भागातील जनतेला मला एकच सांगावंसं वाटते की जो करोनाचा काळ होता 2020 पासून आपण ज्या करोनाशी आपण झुंजत येत आहोत आणि त्यामध्ये आपल्याला जसं निदर्शनास आलं की गाड्यांची, ॲम्ब्युलन्सची किती भयंकर परिस्थिती होती आणि त्या गाड्यांमुळे जर कुठला ग्रामीण भागातला पेशंट जर आपल्याला नागपूरला आणायचं झालं तर ती गाडी, ॲम्ब्युलन्स धक्का मारत आपल्याला आणावं लागते। याच कारणास्तव त्या व्यक्तीचा, त्या पेशंटचा प्राणसुद्धा कितीतरी गमवावे लागलेले आहेत आणि अशा बऱ्याचशा ज्या काही साथीचे रोग आहे अशा ॲम्ब्युलन्सची अवस्था फारच ग्रामीण रुग्णालयांची फार गंभीर आहे। यामध्ये आपल्या माननीय मंत्री महोदयांच्या मार्गदर्शनाप्रित्यर्थ हा त्यांच्या माध्यमातून आपण चांगल्या पद्धतीने जिल्हा परिषदेच्या मार्फत CSR फंडामार्फत आपण लोकार्पण सोहळा चांगला करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि नक्कीच आपल्या सर्वांना एक सांगावंसं वाटतं की येत्या भविष्यामध्ये सुद्धा असंच आपण लोकांपर्यंत जाण्याचा आणि प्रत्येक जिल्हा परिषदेच्या ज्या काही उपाययोजना आहेत, ज्या काही विकासाची कामं आहेत ते नक्कीच आपण करण्याचा प्रयत्न करू। धन्यवाद। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने पूरे देश में हाहाकार मचाया। दक्षिण पूर्व मध्य रेल नागपुर मंडल भी इससे अछूता नहीं रहा। फरवरी 2021 से शुरू हुई लहर में मंडल के करीब 1258 कर्मचारी, अधिकारी भी जानलेवा संक्रमण की चपेट में आए और कुछ ने अपनी जान भी गंवा दी।
बावजूद इसके मंडल रेल प्रबंधक मनिंदर उप्पल के नेतृत्व में मंडल ने वैक्सीनेशन अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 100% स्टाफ को वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका है। मंडल ने महाराष्ट्र में मोतीबाग, तुमसर, गोंदिया समेत पूरे मंडल में कोविड टीकाकरण केंद्र स्थापित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए। वहीं मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, नैनपुर, बालाघाट और छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़, राजनांदगांव में भी सेंटर लगाए गए। मंडल के तहत मई 2021 के अंत तक 11,427 कर्मचारियों और 2,138 परिवारों को टीकाकरण से दूसरी लहर पर तीव्र वार किया गया। कोरोना संक्रमित रेल कर्मचारियों के प्रबंधन के लिए संभाग द्वारा 41 अस्पतालों को इंडोर ट्रीटमेंट के लिए लगाया गया। वहीं अंतिम अल्प सूचना में 11 अतिरिक्त डॉक्टरों को नियुक्त किया गया। साथ ही मरीजों के लिए 24/7 हेल्पलाइन शुरू की गई। मंडल के जिन रेल कर्मियों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई, उनकी अंतिम निपटान राशि उनके परिवार को सौंप दी गई। वहीं मृत्यु की तारीख से 1 महीने के भीतर जरूरतमंदों को अनुकंपा नियुक्ति की पेशकश की गई। तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। मरीजों को 41 पैनलबद्ध अस्पतालों में विशेष उपचार दिया जाएगा। साथ ही लोको पायलट प्रशिक्षण छात्रावास मोतीबाग में 30 बिस्तरों वाला CCC स्थापित किया गया। लंबे समय से अवैध तरीके से शराब बेच रहे अपराधी जेंटिल सरदार के घर पर शनिवार की रात क्राइम ब्रांच के यूनिट 3 की टीम ने छापा मारा। शराब बेच रही जेंटिल की पत्नी आरती परमजीत सिंह लोहिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जेंटिल घर पर नहीं मिला। उल्लेखनीय है कि जेंटिल लंबे समय से अपने घर से शराब का अवैध धंधा कर रहा है, लेकिन पांचपौली पुलिस उसके धंधे को अनदेखा कर रही थी। जेंटिल चर्चित अपराधी लिटिल सरदार का भाई है। उसके खिलाफ कई मामले दर्ज है। लिटिल पर भी कई गंभीर मामले दर्ज है। बॉबी माकान हत्याकांड में पुलिस ने लिटिल को गिरफ्तार किया था। बाद में मौका भी लगाया गया। शनिवार की रात क्राइम ब्रांच की टीम ने वैशाली नगर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में स्थित उसके घर पर छापा मारा। जांच करने पर विदेशी कंपनियों की 74 बोतल शराब मिली। फ्रिज में बियर की बोतलें स्टोर कर रखी थी। पुलिस ने घर के सामने खड़े वाहन की तलाशी ली तो उसमें 10 बोतल रखी हुई थी। पुलिस ने फ्रिज, गाड़ी और शराब सहित 65,500 रुपए का माल जब्त किया। जेंटिल ने अपने घर में CCTV कैमरे भी लगा रखे थे। पुलिस ने CCTV का DVR भी जब्त किया है। तो दोपहर के प्राइम टाइम में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए VKB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।